हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके, जिसका नेम है सोइल बाउंड। एक्चुअली इवेंचुअली ये स्टोरी दो लोगों की मिली भगत है, मेरी और श्यामा दी की। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे और मैंने उन्हें अपना आइडिया समझाया। उनके बाद में उन्होंने मुझे इतना धांसू वाला आइडिया दिया ना, मेरी स्टोरी को ही तोड़ मरोड़ के इतना बढ़िया बना दिया ना उन्होंने, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्टोरी को आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। जिस तरीके से मैं एकदम खुश हो चुकी हूँ इस स्टोरी के बारे में सुनकर, आप लोगों को भी खुश कर देती हूँ। तो चलिए फिर आज की इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये एक वांगशन स्टोरी है जिसमें टॉप वांगजी है और बॉटम विंग है, एंड ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। एंड इसमें आपको स्पेशल मेल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये टर्म। स्पेशल मेल प्रेगनेंसी का रीज़न भी आपको स्टोरी में आगे जानने को मिल जाएगा। एंड इससे पहले कि मैं ये स्टोरी स्टार्ट करूँ, लास्ट एफएफ में किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसे ही किसी मेल को प्रेग्नेंट नहीं दिखा सकते। वो गे है और गे की एक अलग ही डेफिनेशन होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में मेल प्रेगनेंसी आप दिखा रहे हो तो उसका स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जिनको आपको मेंशन करना चाहिए। सो माय डियर सब्सक्राइबर और माय डियर फ्रेंड, मैंने उस स्टोरी में, लास्ट स्टोरी में, मैंने विंग को एक हाफ मेल और हाफ फीमेल दिखाया है। वो एक गेर है, वो है एक मेल, बट उसके पास वॉम्प भी है। उस वॉम्प की वजह से वो प्रेग्नेंट हुआ था, एंड इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी। सो अभी के लिए ये क्लियर हो गया है। आज की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठी क्यूटी स्वीट सी है। बहुत ही स्वीट स्टोरी आपको मिलेगी। तो चलिए आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक विलेज। उस गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लोग भी नहीं हैं। आबादी ठीक ठाक है। साथ ही वहाँ का जो बाज़ार है वो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वो है वहाँ पर बिकने वाले ग़ुलामों के लिए। वहाँ पर बिकने वाले ग़ुलामों की कीमत अक्सर इतनी ज़्यादा हुआ करती है कि कोई अपना घर, खेत, खलिहान सब कुछ बेच दे। इसके बावजूद भी वो एक ग़ुलाम बड़ी मुशक्क़तों के बाद ख़रीद पाएगा। ये तो इस स्टोरी में एक स्पेसिफ़िक चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि इस ग़ुलाम बाज़ार का जो ज़िक्र है वो करना ज़रूरी है। इससे ही हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। फ़िलहाल हम आते हैं हमारे मेन लीड पर, जो कि है लान वांगजी। लान वांगजी एक हट्टा खट्टा और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है, जिसकी उम्र अभी 26 साल हो चुकी है। और वांगजी के गांव में, जहाँ पर जब भी कोई भी इंसान 16 साल का हो जाता है तभी उसकी शादी कर दी जाती है, ऐसी सिचुएशन में वांगजी जो 26 साल का हो चुका है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी एक बार भी शादी नहीं हुई है, एक से भी नहीं हुई है। इसलिए काफ़ी लोग उसके बारे में बातें किया करते हैं, पर वांगजी को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बस इस बारे में सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, बाकी उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वांगजी का अपना एक बहुत बड़ा सा खेत है, जो कि उसने खुद ही किया है। पहले उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था, जो उसमें और उसके भाई में डिवाइड होकर के उसको हाफ पोर्शन मिला था। लेकिन वांगजी ने देखते ही देखते लगभग 8 सालों में अपने खेत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। उसके पास अब पशुशाला भी है, जिसमें वो काफ़ी सारी मुर्गियाँ पालता है और फिर उनके अंडों को ले जाकर बाज़ार में बेच दिया करता है। काफ़ी सारी सब्जियां उगाता है, उन्हें तोड़ता है, बेचता है। खेत में खुद ही काम करता है, खेत जोतता भी है, फसल उगाता भी है, काटता भी है और उसे खुद बोरों में भर कर बेचता भी है। उसने आज तक किसी और को अपने काम में शामिल नहीं किया। उसने किसी को अपने काम करने के लिए ना तो हायर किया, ना ही किसी गुलाम को ख़रीदा। उसकी इच्छा ही नहीं होती है। आज भी वांगजी हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। वो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठता है। उठकर अपना घर साफ़ करता है,
वांग जी के पास ले देकर 2 ही रोप्स हैं। एक जो धुलने वो डाल दिया करता है, दूसरा वो पहन कर घूमता है। वांग जी के घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। उसका घर भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास ज़मीन काफ़ी सारी है जिसमें वो काफ़ी सारा सामान लगा के रखता है, सब्जियां उगा के रखता है, जिसमें उसकी मुर्गियां पलती हैं। वांग जी अभी अपने घर को देखता है, फिर वो अपनी सफाई में लग जाता है बिना किसी थॉट के, बिना किसी झिझक के। उसकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है। सबसे पहले सफाई की, उसके बाद वो अपनी मुर्गियों को दाना डालता है, फिर बाद में वो खेत में पानी डाल के आता है, नहाता है और फिर अपने सारे कामों में लग जाता है। सुबह के 8 बजे तक वो अपनी सब्जियां उबालता है और उन्हीं उबली हुई सब्जियों को वो अपने फूड की तरह खाता है। वांग जी बहुत रेयर चांस में राइस को बॉईल करता है, अदरवाइज़ तो वो बस वेजिटेबल्स को बॉईल करके खाया करता है। उसकी ऐसी कोई स्पेसिफिक इच्छा होती नहीं है। वांग जी फिर जाता है, अपनी मुर्गियों के अंडे उठाता है जो कि उन्होंने नेचुरली वहाँ पर लेट दिए हैं। उन अंडों को लेकर के वो मार्केट जाता है। मार्केट में वो उन्हें काफ़ी ऊंचे भाव में बेच देता है। वांग जी के पास बहुत सारे अंडे थे, जितने पूरा गांव मिलाकर नहीं कर सकता, उतने अंडे वांग जी अकेला बाज़ार में जाके बेच देता है। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत लगाता हो, नॉर्मल प्राइस पे ही वो बेच देता है। वहाँ पर जो पैसे मिलते हैं उन्हें वो घर लेके आता है। वांग जी काफ़ी सारी मिठाइयों की दुकान से होकर गुजरता है, पर एक नज़र भी उन मिठाइयों की दुकान पर नहीं डालता। काफ़ी सारे कपड़ों की दुकानों से वो निकलता है। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे वहाँ पर। काफ़ी सारे फर्नीचर की दुकान से निकलता है। उन फर्नीचर की दुकान पे पलंग, कुर्सियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें, बर्तन, भांडे, हर एक जगह से वो निकल रहा था, लेकिन कोई भी चीज़ उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही थी। वो उस बाज़ार को क्रॉस करके निकल रहा था। उसे सामने फूलों की दुकान भी दिखती है, लेकिन वो कुछ नहीं, नज़र भी नहीं डालता। उसे इन सब चीज़ों की नीड ही नहीं है। वांग जी घर आता है। घर आकर नॉर्मली हमेशा की तरह वो अपना बक्सा खोलता है। उस बक्से में इतने सारे पैसे हैं कि वांग जी चाहे तो उसके गांव के जैसे 8 गांवों को खरीद लेगा। पर वांग जी उन पैसों को वहीं ऐसे डाल देता है जैसे कि वो अपने हाथ में बाहर से बीन कर कुछ पत्थर चुन कर के लेके आया हो। उन पैसों को वहाँ मिलाने के बाद वांग जी फिर से नहाने के लिए निकल जाता है और अपने डेली रूटीन में लग जाता है। वांग जी के पास वाकई बहुत सारा पैसा है। इतना सारा पैसा है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर वांग जी कभी दिखावा नहीं करता, उसका मन ही नहीं करता। बस हाँ, उसे इतना पता है कि ज़िंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है और काम करना उसकी जीने की एक लौती वजह है। बस यही उसके जीवन की पूरा सार है। हम देखते हैं वांग जी जो आज फिर रोज़ाना की तरह अपने घर से मुर्गियों के अंडे लेता है और बाज़ार बेचने के लिए निकल जाता है। वांग जी उन सारे अंडों को एक ही दुकान पे जाके बेचा करता है और वो दुकानदार वांग जी को बहुत ही खुशी खुशी से स्वागत भी करता है, क्योंकि वांग जी के अंडे हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। साथ ही साथ वांग जी जो अंडे देता है वो फ्रेश होते हैं। बाकी लोग जो लेके आते हैं वो शायद 1-2 दिन रख के लेके आते हैं, क्या करते हैं लेकिन पता नहीं। पर वांग जी जो टाइम पर सामान पहुंचाता है, एंड वो जो शॉप है वो शॉपकीपर वांग जी से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वांग जी उसके हमेशा रोज़ के अंडों की आपूर्ति कर दिया करता है एक बार में ही, क्योंकि वांग जी के पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। अभी वांग जी वहाँ से अपने सारे पैसे लेकर उसे अपने पाउच में रख के उसे अपनी कमर पे लटका के बस वहाँ से निकल रहा था। आज फिर उन सारी दुकानों को वो पास करते हुए निकल रहा था जिन पर उसने एक नज़र भी नहीं डाली। मीठी मीठी सुगंधित खुशबुआँ वहाँ फैली हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ों की खुशबू, आवाज़ें, दुकानदार चिल्ला के हर किसी को बुला रहे थे, पर किसी की नज़र भी वांग जी पर नहीं थी। वो इसलिए वांग जी किसी में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं। सबको पता है वांग जी उनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा, तो वांग जी पर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी जो आज पता नहीं क्यों पर जो गुलाम बाज़ार है उसके बाहर जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र किसी पर पड़ी, एक गुलाम पर जो ज़मीन पर आधी मरी हुई सी स्थिति में पड़ा हुआ था। ऐसा वांग जी को लगता है या फिर सच यही था, उसे नहीं पता। पर हाँ, वो जो गुलाम था वो कोई छोटा बच्चा था और उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से कुछ खाने को नहीं दिया गया होगा। वांग जी उसके चेहरा देख के बता सकता है।
अगर उसके चेहरे को चेहरा ना कहें, हड्डियों का एक ढांचा कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बदन पर बस एक काले रंग की त्वचा थी। उस बच्चे ने एक हल्का सा अपने अंडरगार्मेंट्स पहन रखे थे बस, और एक कपड़ा उसके बदन पर लपेटा हुआ था। उस बच्चे के हाथ भी इतने ज़्यादा पतले थे कि उसकी हड्डियाँ साफ साफ दिख रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जिसमें से आंखें बाहर निकलने को हो रही हों। इतना 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 दुबला था वो कि उसके माथे पर उभरने वाली जो खोपड़ी है वो साफ दिख रही थी। उसके बाल भी काफ़ी झड़ चुके थे। वो बच्चा जो इतनी कम उम्र में ही एक बूढ़े जैसा दिखने लगा था। उसकी त्वचा बहुत लटकी हुई थी और उसके अंदर खून नाम की तो चीज़ ही नहीं थी शायद। और जहाँ पर वो जो दूसरा इंसान उसे बेचने आया था, वो उस पर कोड़े मारते हुए बोलता है, अगर कोई इसे नहीं खरीदेगा तो मैं इसे उन लोगों को बेच दूंगा जो इसकी हड्डियों से बर्तन बना सकें। वांग जी को पता है ये धंधा भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, जिसमें जो लोग मर जाते हैं उन लोगों की बॉडीज़ को बेच दिया जाता है ताकि उन लोगों की हड्डियों से बर्तन बनाए जा सकें, और वो बर्तन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वांग जी को पता है और इस बच्चे को बेचा जा सकता है उन बर्तनों के लिए। वांग जी जो कभी किसी मामले में पड़ता नहीं है, कोई किसी को बेचे कोई किसी को मारे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बच्चे को देखकर उसके मन में एक दया की भावना उमड़ कर आ गई। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस गुलाम बाज़ार की तरफ चल दिया। गुलाम बाज़ार में जो व्यक्ति अभी आया हुआ है, जो उस बच्चे को बेच रहा था, वो शायद यहाँ नया था, क्योंकि उसने वांग जी को पहचाना नहीं। वरना तो लोग वांग जी को देखते ही तुरंत थोड़ा थोड़ा दूर हट जाते हैं, क्योंकि वांग जी सबके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। फ़िलहाल अभी वो इंसान वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, क्या क्या कहाँ चले आ रहे हो? अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो ही आगे आना, अगर नहीं खरीद सकते तो दूर हो जाना, और मैं इसे बहुत सस्ते दाम में नहीं बेचूंगा। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हारी औकात ना हो तो यहाँ कदम भी मत रखना। वांग जी उस शख्स की तरफ देखकर पूछता है, कितना? उसका एक शब्द, मतलब वो पूछना चाहता है कि इस बच्चे की कीमत क्या है। वो जो शख्स वहाँ पर उसे बेचने के लिए आया था वो ये समझ नहीं पाता। तो वहाँ के लोग बोलते हैं, अरे प्राइस क्या है इस बच्चे का, वो ये पूछ रहे हैं। वांग जी तुम यहाँ कर क्या रहे हो बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बूढ़े एक इंसान थे जो खुद भी वहाँ खड़े हुए थे। वो इस पूरे गुलाम बाज़ार के इकलौते करता धरता है, जो यहाँ पर आने वाले गुलामों की देखभाल भी करते हैं। कभी कभी तो वो किसी किसी गुलाम को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो दया का बहुत ज़्यादा हकदार है। फिर उन्होंने आज इस बच्चे को क्यों नहीं खरीदा, वांग जी ये सोच रहा था। तभी उसके सवाल का जवाब वो जो इंसान उस बच्चे को बेचने आया था उससे मिल जाता है, क्योंकि वींग के मतलब उस बच्चे की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि वांग जी खुद सुन कर के हैरान था। ये वो कीमत थी जितना वांग जी अभी अभी अपने जो अंडे हैं वो बेच कर आया है ना, एग्जैक्ट सेम प्राइस पर उस बच्चे को बेचा जा रहा था। वांग जी बिना किसी सेकंड थॉट के अपने हाथ में लिए हुए सारे पैसों को उस इंसान की तरफ फेंक देता है। फिर वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ता है जिसके हाथों में काफ़ी सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं। उसके हाथ बस टूटने को हो गए हैं, वांग जी ऐसा देख कर समझ सकता है। वांग जी उस बच्चे के हाथों से उन रस्सियों को निकाल करके नीचे फेंक देता है और फिर उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो बच्चा अपने आप को उस गिरने से बचाते हुए खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू। उस बच्चे की तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो वांग जी का शुक्रिया करना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा था। वांग जी उस बच्चे को देखता है और उसे अपने साथ ले चलता है। वांग जी अब अपना हाथ पीछे कर लेता है क्योंकि वो एक टची इंसान नहीं है, उसे किसी का टच करना पसंद नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। विंग जो लड़खड़ाते हुए वांग जी के पीछे चल रहा था। वांग जी सोचता है कि क्या उसे कैरेज वगैरह लेनी चाहिए, पर वो सोच रहा था कि वो कैरेज क्यों ले। फिर वो पीछे देखता है उस बच्चे की तरफ। वांग जी हार मानता है और पास ही में जो कैरेज वाला था उससे कहता है क्या वो वांग जी को और उस बच्चे को वांग जी घर तक छोड़ देगा।
वो कैरेज वाला तो हैरान था, क्योंकि वांग जी बहुत सारा सामान मार्केट लेके जाता है, वापस घर लेके जाता है, पर कभी भी वांग जी ने किसी कैरेज वाले से मदद नहीं ली, ना ही कभी वो किसी कैरेज में बैठकर कहीं गया है। वो कोसों कोसों मील पैदल चल लेता है, अनाज की बोरियां अपने पीठ पर उठा करके ले जाया करता है, कभी किसी भी कैरेज में नहीं चढ़ा, लेकिन ये पहली बार था। फिर वो कैरेज वाला बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ में वांग जी को अपनी कैरेज में बिठाता है। वांग जी देखता है कि वो जो बच्चा है वो कैरेज में नहीं बैठ रहा था। वांग जी कहता है, ऊपर आओ। विंग जो बच्चा था वो वांग जी की आवाज़ सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो कैरेज में आकर एकदम एक छोटे से कोने में जाके बैठ गया था। वांग जी को समझ नहीं आता कि ये बच्चा इतना डरा हुआ क्यों है। फिर वो सोचता है कि क्यों नहीं डरेगा, इसे मारा पीटा गया होगा कितना ज़्यादा, तो ये सबसे डर रहा होगा। वांग जी उस बच्चे से हेसिटेट करते हुए पूछता है, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन अभी वो क्या कर सकता है, ये बच्चा तो उससे खुद से बात करेगा नहीं। तो वांग जी कहता है, नाम। वांग जी उस बच्चे का नाम पूछ रहा था। वो बच्चा डरते हुए कहता है, वी वी विंग 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 नाम है मेरा। आपका बहुत 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 शुक्रिया मालिक। वांग जी विंग को देखता है और कहता है लेकिन इसके अलावा वो कुछ और नहीं कहता। वांग जी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी से बात करने की। वो जब दुकान पर अपने अंडे बेचने भी जाता है तो बस जा करके अपना सामान वहाँ रख देता है और साइड में बैठ जाता है। दुकानदार खुद ब खुद आ करके उसे पैसे दे देता है और वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को बोलने की आदत नहीं है और उसने आज दिन भर में 4-5 बार तो बात कर ही ली है, तो वांग जी बहुत अजीब महसूस कर रहा था। खैर, अब हम देखते हैं वांग जी के घर का सीन। वांग जी उस कैरेज वाले को देखता है। कैरेज वाला वांग जी का इशारा समझ गया। वांग जी का मतलब है कि कैरेज वाले को वहीं रोकना है ताकि वांग जी उसे पैसे ला के दे। वो इंसान जो उन्हें वहाँ पर बिठा के लेके आया था वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में पैसे देना। पर वांग जी अंदर जा कर के पैसे लेकर आता है और कैरेज के जितने पैसे हुए थे उससे ज़्यादा ही पैसे उसे दे देता है। वो कैरेज वाला भी उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी फिर अपने घर के अंदर आता है और विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी जब घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि जो विंग है उसने पैरों में कोई जूते नहीं पहने हुए हैं। वांग जी उस बच्चे को देखकर ना बहुत डरा डरा सा था कि अगर इसको हाथ भी लगाया तो कहीं ये टूट करके टुकड़ों में बिखर ना जाए। इसकी हालत कितनी बेकार है। वांग जी को समझ आ रहा था कि कोई विंग को क्यों नहीं खरीद रहा था। जब विंग की हालत ही ऐसी है तो सबको लगा ही था कि विंग 2-4 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जल्दी मर जाएगा, तो ऐसे गुलाम को ख़रीदने का कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, इसलिए शायद किसी ने उसे नहीं खरीदा। वांग जी फिर विंग को देखता है और उसे वहाँ बैठने का इशारा करता है। विंग चुपचाप से वांग जी के बताए गई जगह पर जाकर एकदम अपने पैरों को अपने हाथों के बीच में रखकर बैठ जाता है, अपने घुटनों को गले लगाकर, अपने सर को घुटनों के बीच में छुपाकर, कि क्या उसे फिर से मारा जाएगा। विंग बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे इतना डरते डरते देख कर ना वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विंग जो वांग जी के इंटेंशन नहीं समझता। वांग जी उसके लिए एक अनजान इंसान है। विंग पहले बहुत पिटा है, बहुत मार खाई है, एक जगह से दूसरी जगह उसे बेचा गया है। अभी उसकी हालत ऐसी है कि वो बस मर जाएगा, पर वो मरना नहीं चाहता, वो ज़िंदा रहना चाहता है। उसके अंदर जीने की एक इच्छा है। जब तक ज़िंदा है तब तक सब कुछ ठीक है, चाहे फिर वो कैसी भी हालत में क्यों ना हो। वांग जी फिर किचन में जाता है। किचन में जाकर वो अपने राइस का बक्सा निकालता है और फिर वो चावल उबालता है और फिर कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स को तोड़कर काट कर उन्हें भी बॉईल करता है। एक सफिशिएंट मील उसने बनाया था, क्योंकि वो बच्चा वहाँ जो बैठा है उसे थोड़ा सा पौष्टिकता की ज़रूरत है। वांग जी फिर वो फूड लाकर विंग के सामने रखकर कहता है, खाओ। विंग अपने सर को अपने घुटनों के बीच से उठाता है, फिर सामने रखे टेबल पर जो 2 बाउल रखे हुए हैं उनको वो देखता है और बस देखता रह जाता है। विंग की आंखों में बहुत मोटे मोटे से आंसू आ गए थे। वांग जी विंग को देख रहा था कि इसे क्या हुआ है, पर विंग अपनी जगह से नहीं हिलता। तो वांग जी कहता है, खाओ। विंग कहता है, मैं
मैं खाऊंगा तो अब मारोगे तो नहीं ना? वांग जी को ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि वो बता नहीं सकता। उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है इस बच्चे के लिए। वांग जी इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है। ये खाना वगैरह उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस बच्चे को ये खाना इतना ज़्यादा लग रहा है कि इतने से खाने के लिए वांग जी इसे मारेगा। वांग जी कहता है नहीं। विंग अपने कांपते हुए हाथों से उस बाउल को हल्का सा अपनी तरफ खींचता है। उस बाउल का जो साइज़ था वो तो विंग के हाथों से 10 गुना ज़्यादा बड़ा लग रहा था। विंग उस चावल को अपने हाथों से पकड़ता है और वह हाथ से ही उन्हें खाना चालू कर देता है। विंग बहुत मैसी तरीके से खाना खा रहा था। उसने अपने बाउल को अपने गोद में ही रख लिया था और वो उसे ऐसे पकड़ के बैठा था जैसे कि उससे कोई उसका बाउल छीन करके और उसे फिर से मारने लगेगा। विंग उन चावल को खाता है। खाते खाते वो खांसने लगता है तो वांग जी उसे पानी एक मग में पोर करके देता है। विंग पानी पीता है। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो खाना खा रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने टेस्टी राइस खाए हैं। विंग वो राइस पूरा बाउल ख़त्म कर देता है। फिर दूसरा बाउल जिसमें वेजिटेबल्स रखी थी वांग जी उसे भी विंग की तरफ आगे बढ़ा देता है। विंग उस बाउल को लेता है और उसे भी वो खाने लगता है। खाते खाते वो भी फिर भी रो रहा था। एंड देन जब दोनों बाउल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तब वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी विंग को रोते हुए देखता है। उसे नहीं पता है कि रोते हुए इंसान को कैसे चुप कराया जाता है। उसके सामने कोई नहीं रोया कभी। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। विंग के आंसू देखकर तो और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वांग जी को बहुत अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अजीब लग रहा था। कोई इसके सामने रो रहा है। वांग जी अपने हाथ को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाता है और विंग के आंसू को पोंछ देता है। वांग जी का हाथ विंग के पूरे फेस को और उसके कंधे को कवर करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि विंग उससे बहुत छोटा दिख रहा था। बिल्कुल किसी 7-8 साल के बच्चा जिसे बिल्कुल भी पौष्टिकता नहीं मिली हो, ऐसा, और इससे भी कम का। वांग जी विंग से पूछ लेता है तुम्हारी उम्र क्या है? वांग जी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सेंटेंस बोला होगा। विंग कहता है मैं 16 साल का हूँ। वांग जी विंग को देखता रह गया था। ये लड़का 16 साल का है सच में। 16 साल की उम्र में वांग जी को याद है कि उसे उसके फादर की आधी प्रॉपर्टी मिल गई थी और उसने तो कितना सारा काम करना चालू कर दिया था। वो ऐसा तो नहीं दिखता था। वांग जी कहता है अब से तुम यहीं रहोगे, इसी घर में मेरे लिए काम करोगे? विंग तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है हाँ बिल्कुल। विंग को ना बहुत अजीब भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे पूछा है क्या वो किसी के लिए काम करेगा। किसी ने उसके ऊपर हुक्म नहीं चलाया। विंग को जो फीलिंग महसूस हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में बहुत अलग थी और पहली बार हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं दोपहर का सीन, जहाँ पर विंग जब अपना पेट पकड़ के नीचे पड़ा हुआ था ज़मीन पर। वांग जी विंग को देखता है क्योंकि अभी वो वापस आया था, और वांग जी अभी वापस इसलिए आया था क्योंकि उसे याद आया कि घर पर कोई है जिसे भूख लगी हो सकती है। वैसे तो वांग जी सुबह जाने के बाद में सीधे रात को वापस आता है। वांग जी जब आता है तो वो देखता है कि वो जो विंग है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ इधर उधर झूल रहा है और वो अपने पेट को पकड़े हुए है। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें? विंग अपनी आंखों में आंसू लेते हुए ज़बरदस्ती खुद को उठाता है, बोलता है मैं ठीक हूँ, क्या करना है? विंग की तो आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा पेन था। वांग जी को सुनाई दे रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ तुम्हें? इस बार वो थोड़ा गुस्से में पूछता है क्योंकि वांग जी को आदत नहीं है इन सब चीज़ों से डील करने की। उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी अब। विंग कहता है दर्द हो रहा है यहाँ। विंग अपने पेट को पकड़ के बोलता है कि उसे दर्द हो रहा है। वांग जी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी किसी वैद्य के पास नहीं गया, लेकिन पहली बार वो वैद्य के पास जाता है और वो अपने साथ विंग को लेकर गया था। वांग जी के पास में एक कैरेज है जो हाथ से चलाया जा सकता है। वांग जी ने उसका इस्तेमाल बहुत कम किया है। जब उसे बहुत ज़्यादा अनाज लेके जाना होता है एक बार में, तब वो इस चीज़ का इस्तेमाल करता है।
आज वो पहली बार विंग को बिठा के वहाँ पे ले जा रहा था। वैद भी वांग जी को देखकर हैरान था। वैद कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? वांग जी अपने पीछे आंखें दिखाता है और बोलता है, उसे देखो, उसे देखो। बस ये 2 शब्द काफ़ी थे वैद को समझाने के लिए कि वांग जी किसी को लेकर आया है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। वैद विंग को जाके चेक करता है और फिर वांग जी को बोलता है कि विंग को अंदर लेकर आए, क्योंकि विंग की हालत देखकर वैद की हिम्मत नहीं थी कि वो विंग को उठाकर लेकर आए। ऐसा नहीं है कि विंग में बहुत ज़्यादा वज़न है, बट विंग की हालत ऐसी है कि उठाया तो ये टूट जाएगा। वांग जी वैद की तरफ देखता है। वैद कहता है, देखो उसे उठाकर अंदर लेके आओ, उसकी चलने की हिम्मत नहीं है और मैं उसे नहीं उठा सकता, कहीं मुझसे उसको लग गई तो। वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अगर वैद को लगता है उससे लग जाए तो क्या वांग जी से नहीं लगेगी? वैद वांग जी को बोलता है कि ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो। वांग जी ने विंग को उठाया हुआ था बहुत ही संभाल कर। वांग जी विंग को फिर वैधशाला में लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जो वैद है वो उसका जांच पड़ताल करके बताता है कि विंग, जिसने काफ़ी लंबे टाइम से कुछ नहीं खाया और अचानक उसे बहुत ज़्यादा खाना मिल गया है, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वांग जी को फिर वैद कहता है कि इसकी जो खाना पीना है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके लिए इस बच्चे को पौष्टिकता देना होगा और उसमें इसे टाइम टू टाइम खाना देना होगा, लेकिन बहुत सारा नहीं, अचानक से थोड़ा थोड़ा करके। वो ज़्यादा काम करेगा, अगर इसको अचानक से दे दिया तो वो किसी काम का नहीं है और इसको आराम करने की ज़रूरत है। तो वांग जी ये सब सुनकर सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए फिर घर जाता है विंग को लेकर। अभी भी विंग कैरेज में था। विंग को ना बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को पहली बार अपनी ज़िंदगी में केयर महसूस हुई है। कोई उसे वैद के पास ले गया। वैद के पास। विंग ने वैद तो बहुत दूर की बात है, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दवाई का नाम भी नहीं सुना होगा। जब उसे दर्द हुआ है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाया करता था। ये पहली बार कभी हुआ जब कोई उसे वैद के पास ले गया। जब वो वैद के पास से वापस आते हैं तो वांग जी, जिसके पास बस एक कमरा, एक किचन है और एक ही बेड है, जहाँ पर वांग जी विंग को लिटा देता है। विंग उस बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, मैं कैसे यहाँ सो सकता हूँ, तो आपका है ना। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम सो सकते हो। वांग जी विंग को देखता है। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी हार मान लेता है फिर, क्योंकि वैद ने उससे कहा था कि ये जो बच्चा है ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इससे थोड़ा बात करने की ज़रूरत है। इससे बात करने की, इसके मन में क्या चल रहा है ये जानने की ज़रूरत है और जितना हो सकता है उतना किसी ना किसी को इसके आसपास रहना चाहिए। तो वांग जी वैद की बात सोच करके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को काम करता है और फिर विंग के पास उसी बेड पे बैठ जाता है। ज़िंदगी में पहली बार वांग जी किसी के साथ एक बेड पे बैठा हुआ है। विंग की तरफ देखकर वो कहता है, तुम कहाँ से आए हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। तुम्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या पता है फिर? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये याद है, मैं बचपन से ही एक घर में काम करता था, फिर उन्होंने मुझे किसी और घर में भेजा, फिर मैं वहाँ गया, बस ये। फिर मैंने अलग अलग जगह जाके काम किया। हर एक मालिक अलग तरीके से काम कराते हैं, कुछ खाना देते हैं, कुछ नहीं देते। कुछ कहते हैं कि खाना खा के हम क्या करेंगे, हम तो गुलाम हैं, गुलामों को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, या तो वो काम करें या तो मर जाएं। अगर फिर भी बच जाते हैं तो फिर से उन्हें बेच देते हैं। विंग ये बोलते हुए एक बार भी नहीं रोया था, क्योंकि विंग के लिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी कि अगर काम करना है तो ठीक है और काम नहीं किया तो मारेंगे और बच जाते हैं तो बेच देंगे। विंग को रोना नहीं आया कि मेरे साथ ये वो हुआ, कुछ भी नहीं। बस विंग को पता था कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर उसके साथ यही हुआ है और जो लोग उसके साथ थे उनके साथ भी यही हुआ है। इसलिए वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हें कोई नहीं बेचेगा, अब तुम यहाँ रह सकते हो। विंग कहता है, मैं पूरा काम करूँगा,
मैं सब कर सकता हूँ। मैं मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, बहुत सारा सामान उठा के रख सकता हूँ, वज़न उठा सकता हूँ, आपको खुदाई करवानी हो मैं खुदाई कर सकता हूँ, पानी भर के ला सकता हूँ, मैं पेड़ काट सकता हूँ, लकड़ियाँ उठा के ला सकता हूँ, पत्थर धो सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। आप बस मुझे खाना मिलेगा ना, काम करूँगा तो खाना मिलेगा। फिर विंग थोड़ा चुप हो गया। वांग जी विंग को देखता हुआ बोलता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप मारोगे? विंग तो बहुत ज़्यादा रुक कर बोल रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं मारता किसी को, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ठीक से आराम करो और जो तुम्हें मिल रहा है वो खाना खाओ, ठीक है? विंग अपना सर हिला देता है हमें, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। आराम करो और खाना खाओ, ये कौन सी बात हुई? काम तो उसे करना ही पड़ेगा। रात में वांग जी विंग को बेड पे सुलाकर खुद बाहर जाके सो गया था। अभी ठंड बहुत थी और वांग जी खुद ही उस ठंड में हल्का हल्का सा कांपने लगा था। फिर वो सुबह उठता है। सुबह उठकर वो देखता है कि जो विंग है वो पहले से उठा हुआ है और उसने तो वांग जी के घर की सफाई कर दी है। वांग जी देख के हैरान था और वांग जी देखता है कि जो विंग है वो अब मुर्गियों को दाना डाल रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, कसकर नहीं, बहुत आराम से, और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग के हाथ से वो टोकरी जिसमें वो सारे सीड्स थे जो वो मुर्गियों को डाल रहा था वो नीचे गिर गई थी। विंग कहता है, मैं वो काम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से गिरा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर ज़मीन पर बैठ गया था अपने घुटनों के बल। वो वांग जी से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसने मुर्गियों का खाना गिरा दिया है। वांग जी विंग को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाता है और कमरे में लाकर बेड पे बिठा कर कहता है, तुम्हें आराम करने के लिए कहा था मैंने, काम करने के लिए नहीं। आराम करो यहाँ। वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है। उन सारे बीजों को उठाता है जो मुर्गियों को उसने डाले थे और फिर उन्हें मुर्गियों को वापस से डालने लगता है। वो ये सब करके ख़त्म करता है तो वो नहाने चला जाता है। तो वो देखता है कि वांग जी का पानी गर्म रखा हुआ है। वांग जी फिर विंग के पास पहुंचता है। विंग जो उसी बेड पे अपने पैरों को गले लगाकर बैठा हुआ था और वो अपनी आंखें हल्की सी ऊपर उठाकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुमने क्या किया है? विंग कहता है, पानी गर्म पानी। विंग अपनी आंखें नहीं मिला रहा था वांग जी से। वांग जी जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसका काम आज तक वही करते हुए आया है। उसकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त सी हो गई है आज। विंग ने उसके 2-3 काम तो खुद कर ही दिए हैं। वांग जी कहता है, मैंने कहा तुम्हें आराम करना है, काम नहीं करना है। मैं जाके खुद पानी गर्म कर सकता हूँ, अगली बार से मत करना। विंग अपना सर हाँ में लाता है। वांग जी जा कर नहाता है। जब वो नहा कर आता है तो वांग जी का मन करता है वो अब तो सच में बहुत गुस्सा करे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने वांग जी की जो टेबल है जिस पे विंग को वांग जी ने कल खाना बना के खिलाया था वहाँ पर बॉयल चावल रखे हुए थे और वेजिटेबल्स बॉयल करके रखी हुई थी। वांग जी उस फूड को देखता है और वहाँ पे बस 2 ही बाउल थे जिसमें एक में चावल थे, एक में वेजिटेबल्स थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है जो अभी भी उस बेड पर बैठा हुआ था अपने घुटनों को गले लगाकर और अपने घुटनों के बीच में अपने सर को रखकर, और हल्के से ऊपर वो अपनी आंखें उठाकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, ये क्या है? विंग तो तुरंत वहाँ से डर रहा था। वो कांपते हुए कहता है, खाना। वांग जी विंग के पास आता है। फिर वांग जी को वैद की बात याद आती है कि विंग से प्यार से बात करनी होगी, चिल्लाना नहीं है। वो वैसे भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। वांग जी अपने गुस्से को काबू में करता है। उसे गुस्सा भी पहली बार आ रहा है। इस बात से भी वांग जी को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वांग जी कहता है, मैंने कहा तुम्हें हर तरफ से आराम करना है, काम नहीं करना है। जितने जल्दी तुम ठीक हो जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, इसलिए अगली बार से ये मत करना। विंग अपना सर हाँ में लाता है, लेकिन अभी भी विंग काँप रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से
समझ नहीं आता क्या गलती से किया है। लेकिन फिर वो विंग को वहाँ से बोलता है कि चलो खाना खाते हैं। वो विंग को उठाकर वहीं टेबल पे लेके जाता है और वो जो फूड विंग ने रखा हुआ था वो 2 बाउल और लेता है जो टेबल पे रखे हुए थे खाली। उनमें फूड को आधा आधा कर देता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना है लेकिन खाना देना है। तो वांगजी भी अपना लेता है और विंग को भी देता है। विंग जो चॉपस्टिक नहीं पकड़ना जानता तो वो अपने हाथ को यूज़ कर रहा था। वांगजी कहता है चॉपस्टिक से खाओ। विंग चॉपस्टिक को नहीं पकड़ पा रहा था तो वांगजी कहता है कोई नहीं, तुम हाथ से खा सकते हो। विंग फिर अपने बाउल को उठाता है, चावलों को खा रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। क्या किसी के लिए खाना इतना ज़्यादा अच्छा लग सकता है? विंग के फेस पर जो सेटिस्फेक्शन है उस राइस को मिलने के बाद वो वांगजी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को फूड ना मिला हो उसे पता होती है असली कीमत फूड की, जो कि विंग को देखकर वांगजी को समझ आ रहा था। वांगजी के सामने विंग ने अपने राइस और अपनी वेजिटेबल्स दोनों फिनिश कर दी थी। उन बाउल्स को उसने बिल्कुल पूरा साफ़ कर दिया था। वांगजी वो अपनी चॉपस्टिक उठाता है और अपना फूड अपने मुंह में रखता है। वो एक वेजिटेबल लेता है, अपने मुंह में रखता है और तुरंत वो वहाँ से उस वेजिटेबल्स को वहीं पर अपने मुंह से निकाल कर स्प्रेड कर देता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि वांगजी बता नहीं सकता विंग ने क्या किया है, ये इतनी कड़वी क्यों है। फिर वांगजी राइस को स्मेल करता है तो उसे पता चलता है राइस और वेजिटेबल्स दोनों जल चुकी हैं, दोनों बुरी तरीके से जल चुकी हैं। तो वांगजी जो विंग को देखता है, जो अभी भी काँप रहा था, डर रहा था, वो कहता है गलती से। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं, खाना ही तो है, दोबारा बन जाएगा। पर विंग अभी भी बहुत ज़्यादा काँप रहा था। वांगजी को समझ नहीं आता है कि इसे हुआ क्या है। तो वांगजी उन बाउल्स को उठाता हुआ कहता है मैंने कहा ना कोई बात नहीं, सब ठीक है, खाना ही है, दोबारा बन जाएगा। वांगजी अपने किचन में जाता है तो वो किचन देख करके इतना ज़्यादा सदमे में था कि उसके हाथ से वो बर्तन नीचे गिर करके टूट चुके थे, क्योंकि विंग का किचन जल चुका था। विंग ने वांगजी का किचन पूरी तरीके से जला दिया था। वांगजी का जो चूल्हा था वो पूरा नस्तो नाबूद हो चुका था, पूरा जल चुका था। वहाँ पे बर्तन जो थे वो टूट चुके थे और उसका जो छत था उस पर आग लग चुकी थी और वो भी पूरा जलकर राख हो चुका था। अब उस किचन के ऊपर छत नहीं थी। वांगजी का छत कांसे का बना हुआ था और वो पूरा टूट करके मतलब जल करके राख बन चुका था। उसका लकड़ियों का छत जल चुका था। वांगजी को पता क्यों नहीं चला कि उसका छत जल गया है। वांगजी अब पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर विंग अपने घुटनों के बल वहीं नीचे पत्थरों पर बैठा हुआ था, नीचे, क्योंकि नीचे ज़मीन थी, घास नहीं, जहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे और जिस पर वांगजी के सामने विंग घुटनों के बल बैठा था। वांगजी विंग को उठने के लिए बोलता है, कहता है ये क्या है। विंग कहता है गलती से। वांगजी हैरान हो गया था। इस इंसान ने उसका पूरा छत पूरा किचन बर्बाद कर दिया है। वांगजी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी इस पर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, आराम करना है, तुमने आखिर ये क्यों किया? तुमने मेरा पूरा किचन खराब कर दिया है। जाओ अभी के अभी कमरे में जाओ और बस वहीं बैठे रहना, बाहर निकल के आ मत जाना। विंग वहाँ से डरते हुए कमरे में जा कर के बैठ जाता है। विंग को डर नहीं लग रहा था। अब विंग अपने मन में कहता है क्या कोई मालिक इतना अच्छा हो सकता है? मैंने उनका घर जला दिया, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं मारा, बस मुझे डांट कर छोड़ दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वांगजी जो अपने आप को शांत करता है और उसी दिन वांगजी का ब्रदर सिचेन वहाँ आया था। सिचेन जो जब वांगजी के घर आता है ना तो वो वांगजी के घर को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वांगजी के घर है ना उसके स्टार्टिंग में एक किचन दिखता है, किचन जो पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। सिचेन किचन के अंदर आकर देखता है तो वांगजी अपने किचन को साफ कर रहा था। सिचेन कहता है अजान। वांगजी पीछे मुड़ता है और अपनी गवाह को देखकर बोलता है गा अजान, ये सब क्या है? तुम्हारे किचन को किसने बर्बाद कर दिया? वांगजी सिचेन की तरफ देखता है और बस देखता रहता है। फिर सिचेन कहता है बताओगे भी क्या हुआ है? जल गया है।
किचन जल गया है, बस इतना बोला था वांग जी ने। क्यों जला, कैसे जला, ये कुछ नहीं बताया। सचिन जो कहता है आसान, तुम भी ना, कितनी बार कहा है किसी को अपने घर पे रख लो, या फिर तुम हमें ही यहाँ पे रख लो। मैं तो बोलता हूँ मेरी बीवी को रख लो, मुझे कम से कम उससे छुटकारा मिल जाएगा। कितना परेशान करती है मुझे। वैसे आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम गुलाम बाजार से किसी को खरीद कर लेकर आए हो। तुमने किसे खरीदा है, और वो गुलाम कहाँ है? क्या वो कोई लड़की है? क्या वो कोई बहुत सुंदर लड़की है जिस पर तुम्हारा दिल आ गया है एहसान? वांग जी अपने काका को देखता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। सचिन जो वांग जी से कई सारे क्वेश्चन करता है। वांग जी जब अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ कर देता है ना, तब जाकर वो वांग जी सचिन को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। सचिन वांग जी से बोल रहा था, अजान तुम मुझे बताओगे भी कि नहीं? ऐसी कौन सी वो खूबसूरत है कि तुम मुझे बता भी नहीं सकते? मैं थोड़ी कुछ करूँगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी तो हक है अपनी दी में को जानने का। अगर वो है कौन? क्या ये वही है? ये कौन है? सचिन जिसकी नज़र हल्के से विंग पर पड़ी थी, जिसे देखकर वो एक्साइटेडली गया था कि क्या ये है, फिर अचानक से उसकी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पर एक बच्चा है। सचिन वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी आसान, ये कौन है? क्या तुमने एक बच्चे को गोद ले लिया है? वांग जी सचिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं। सचिन कहता है, तो ये कौन है? वांग जी से कुछ नहीं बोलता। सचिन उस बच्चे की तरफ देखकर वहीं बैठते बोलते हैं, कौन हो तुम? वो बच्चा मतलब विंग जो हल्के से अपना सर उठाता है और डरते हुए सचिन को देखकर कहता है, मैं वो। सचिन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग। ओह, कितने साल के हो तुम? मैं 16 साल का हूँ। ओह 16 साल के, तुम ही हो जिसे कल अजान ने खरीदा है? हाँ। ओह, एक बात बताओ, मेरे अजान का किचन तुमने जलाया है? वांग जी तुरंत माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दीजिए, गलती से। अरे कोई बात नहीं। अजान कभी भी अपने किचन में किसी को घुसने नहीं देता। मुझे उम्मीद है उसने तुम्हें अच्छे से डांट दिया होगा, तुम बुरा मत मानना उसकी बात का। वो कभी भी किसी से बुरे मुंह बात नहीं करता, पर क्या कर सकते हैं, वो किसी से बात ही तो नहीं करता, यही सबसे बड़ी परेशानी है। उसे किसी से बात करना आता ही नहीं है, वो शब्दों का इस्तेमाल कम कर सकता है। तुम्हारे बड़ा एहसान होगा अगर तुम उसको बात करना सिखा दो। अरे तुम खुद भी तो बात नहीं करते हो, तुम खुद भी तो डर रहे हो, कितने उसे काँप रहे हो। मैं तो कुछ किया भी नहीं है तुम्हारे साथ। वांग जी वहाँ आता है और तुरंत कहता है, ग, जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि बहुत हो गया, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं मुझे और मेरी शांति को। सचिन अपनी जगह से उठकर बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें नहीं पसंद है कि मैं इससे बात करूं। उफ, क्या करूं मेरा भाई, तुम हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव हो। तुमने इसे कल ही ख़रीदा है और आज तुम पॉजिटिव हो गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे लिए तो कभी पॉजिटिव नहीं हुए। ऐसा बोलकर सचिन अपना मुँह मरोड़ लेता है। विंग ये चीज़ देखता है, पहली बार उसने ये देखा है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ना हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था, जो चीज़ वांग जी ने नोटिस की, जिसे देखकर वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी नहीं मुस्कुरा सकता, लेकिन कोई और तो उसके लिए मुस्कुरा सकता है, ये वांग जी को एहसास हो रहा था, हल्का सा ही सही। सचिन फिर वांग जी को बाहर लेके जाता है और बोलता है, वांग जी देखो, तुम्हारे पास अब एक जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी पूरी केयर करनी होगी। अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे बाय भी नहीं करना चाहिए था। तुमने उसे ख़रीदा है तो तुम्हें उसकी केयर करनी होगी, समझ आया ना तुम्हें? वांग जी कहता है सचिन कहता है, क्या करें अब, तुम्हारी वैसे भी उम्र हो चुकी है, अब तुम बहुत जल्दी शादी करोगे। मुझे उम्मीद है शादी के बाद में तुम्हारी बीवी आकर के उस बच्चे को परेशान ना करें। तुम्हें पता है ना आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो कैसी होती हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी इसी की उम्र की किसी लड़की से शादी करोगे, 16-17 साल की, वो इसका जीना हराम कर देगी, जहाँ तक मुझे समझ आता है। पर कोई नहीं, ये तो बात की बात है, तुम बस अपना ख्याल रखना अंजा, ठीक है, मैं चलता हूँ। वांग जी अपने काका को बाहर छोड़ कर आता है, लेकिन वांग जी के दिमाग में आता है कि हाँ, वांग जी ने उस बच्चे को बाय किया है तो वांग जी की जिम्मेदारी बनता है वो। अगर वांग जी शादी कर लेगा
तो सच में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। फिर वांग जी के मन में आता है कि वो तो कभी शादी करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है, वो तो करेगा ही नहीं, तो उसकी बीवी भी नहीं आएगी और उस बच्चे को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 6 महीने बाद का सीन, जहाँ पर विंग जो काफ़ी ज़्यादा अब हेल्दी हो चुका है, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी ग्रो करने लगा है एंड काफ़ी ज़्यादा ठीक ठीक दिखने लगा है। वांग जी सुबह 5 बजे उठता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी जिसने अब एक बड़ा घर खरीद लिया है जिसमें 3 कमरे हैं, एक किचन है और काफ़ी बड़ा एक दलान है, एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वांग जी के घर में 3 बेड हैं, काफ़ी सारी सजावट की चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है, बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। क्योंकि वांग जी अपने लिए नहीं खरीदता, उसका रीज़न आपको अभी पता चलेगा। सुबह वांग जी उठता है, उठकर वो अपनी मुर्गियों को सबसे पहले दाना डालता है और फिर बाद में सीधा नहाने चला जाता है। फिर वो अपना काम करने लगता है। तब तक विंग ने सारे अंडों को समेट कर वांग जी के लिए रख दिया था। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है, अपना नाश्ता कर लेना। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, जी बिल्कुल। विंग मुस्कुराते हुए वांग जी को जवाब देता है। वांग जी अपने अंडे लेकर वहाँ से निकल जाता है और इस बार वो कैरेज का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना है। वांग जी कैरेज के साथ में अपने अंडों को बेचने जाता है और उस दुकानदार को अपने अंडे देता है। आज भी दुकानदार से वांग जी कोई बात नहीं करता। वांग जी को अपने पैसे मिलते हैं। वांग जी अब अपनी कैरेज को साइड में लगाकर मार्केट में चल देता है। जिस भी मिठाई की दुकान से वो गुजर रहा था वहाँ से वो कोई ना कोई मिठाई खरीद रहा था और हर दुकानदार वांग जी को देखते ही उसे अपने पास बुला रहा था क्योंकि अब बात पूरी सी पलट गई थी। वांग जी ये मिठाइयाँ नहीं खाता। वांग जी वो किसी भी सामान का यूज़ नहीं करता जो वो पहले नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है, लेकिन वो विंग के लिए ख़रीदता है। विंग उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका मन करता है विंग को सबसे बेस्ट चीज़ जाके देने का। वांग जी वहाँ पर हर एक चीज़ जो वहाँ पे हर एक तरह का खाना था, तांगोलू, मिठाई और कोई भी स्पाइसी फूड, बन, सारी चीज़ें खरीदता है। फिर वो एक कपड़ों की दुकान पर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा हार्मफुल एक रोप टंगा हुआ था। वो बहुत सुंदर था और उसका कलर हल्का सा लाइट ब्लू था जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उसे भी खरीद लेता है क्योंकि वो विंग के साइज़ का था। वांग जी ये सामान खरीद कर अपनी कैरेज में रखता है एंड कैरेज में रखने के बाद में वो कैरेज को सीधे अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वो विंग को बुलाता है, अपना सामान अंदर रखवाता है और विंग की तरफ वो जो रोब वो लेकर आता है वो बढ़ाकर कहता है, तुम्हारे लिए। विंग कहता है, तो कितना खूबसूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए ये लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहन के दिखाऊं? वांग जी का जवाब मैं था। विंग उस रोब्स को पहन कर आता है और विंग उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वांग जी को विंग क्यूट लगता है। वांग जी विंग को देखता है एंड देन विंग फिर अपने काम में लग जाता है, सारी मिठाइयों को खोलकर किचन में जमाना और सारा काम करना। वांग जी किचन में ही था। वांग जी उन सामानों को निकलवा कर रखवा रहा था। वांग जी विंग को हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वहाँ नहीं, वहाँ से वो सामान गिर जाएगा और टूट जाएगा। विंग कहता है, ओह ठीक है। फिर वांग जी विंग के हाथ से उस बाउल को लेता है और दूसरी तरफ रखता है। विंग एक मिठाई को लेता है और उसे वो गिराने वाला था, पर वांग जी विंग को पकड़ लेता, बोलता है, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, वैसे वो गिर जाएगा। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ओके ठीक है ठीक है। विंग फिर सारा सामान रखवाने के बाद में अपना तांगोलू लेता है और कहता है, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, खुशबू बहुत बढ़िया है। वांग जी कहता है, खाओ। विंग अपना एक बाइट लेता है, फिर वांग जी की तरफ बढ़ाकर कहता है, आप भी खाओ ना, बहुत अच्छा है। फिर विंग तुरंत पीछे खींचने वाला था कि उसने झूठा करके दे रहा है। वो कहता है, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था मैंने झूठा कर। वांग जी उस टाइम तक उसे खा चुका था। वांग जी जो उसको अपनी बाइट में ले चुका था ना, वो अपना मुंह चलाना बंद कर देता है अब, क्योंकि विंग ने कहा कि झूठा, और वांग जी भी ध्यान करता है कि हाँ वो विंग का झूठा था। फिर वांग जी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे पता ही ना हो। तो वांग जी वहाँ से अपने मुंह को चलाते हुए निकल जाता है। विंग जो अपने सर को पीछे से कुछ आता रहता है कि ये क्या हुआ। फिर वो अपने तांगोलू को देखता है, फिर वांग जी को, और फिर अपने कंधे उचकाकर तांगोलू को दोबारा से एंजॉय करने लगता है।
दूसरा वांग जी जो अब वहाँ से निकल कर अपने खेत में गया। वहाँ पर जाकर वो खेत का काम कर रहा था और अब उसने ना काफ़ी सारे लोगों को काम पे लगाया हुआ है। अपने खेत में काम करने वाले लोगों को लगाता है और दिन का उसने मेहनताना भी देता है। वांग जी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे काम भी करना है, पैसा कमाना है, ताकि वो विंग को और अच्छी ज़िंदगी दे सके। और दूसरी चीज़, उसे टाइम बचाना है ताकि वो घर जल्दी जा सके, क्योंकि विंग को खाना बनाना नहीं आता है। विंग को उसने कई बार खाना बनाने सिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है विंग। तो वांग जी हार मान चुका है। वो विंग के सामने रहकर ही खाना बनाता है। विंग उसमें बस नाम कर देता है कि हाँ उसने खाना बनाया है। वांग जी अपना सारा काम ख़त्म करके घर पहुंचता है, जहाँ पर विंग उसका बाहर ही बैठकर इंतज़ार कर रहा था। वांग जी को जो फीलिंग सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये कि हमेशा दरवाजे पर खड़ा होकर कोई शख्स उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वांग जी को घर टाइम से पहुंचना होता है क्योंकि कोई ना कोई है जो उसका वेट करता है। पहले वांग जी अपनी मर्ज़ी से चलता था, अपनी मर्ज़ी से घर आता था, कभी तो खेत पर ही सो जाया करता था क्योंकि घर पर कोई नहीं था, लेकिन अब कोई है। वांग जी घर आता है और पता नहीं क्यों उसके फेस पर एक अलग ही सुकून था विंग को देखते ही। वांग जी अंदर आता है और कहता है खाना खाया। विंग कहता है अभी बनाया नहीं, मुझे बनाना नहीं था, आपने तो मना किया था। विंग का मुंह अब थोड़ा ज़्यादा चलने लगा है, उसकी ज़ुबान ना अब तेज़ होने लगी है। पर वांग जी को ये पसंद है क्योंकि अब घर में थोड़ी शांति कम है। पहले जो शांति रहती थी वो नहीं है और वांग जी को ये ज़्यादा पसंद है। वांग जी अपने हाथ पैर धोता है और फिर किचन में जाता है। वो विंग के साथ में कुछ वेजिटेबल्स चॉप करता है। विंग भी करता है, लेकिन विंग की स्पीड बिल्कुल किसी कछुए की जैसी थी और वांग जी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था। एंड देन विंग सारी वेजिटेबल्स को चॉप करवा लेता है वांग जी के साथ में। फिर वांग जी कहता है चावल लेके आओ। विंग चावल लेके आता है। वांग जी उन चावलों को देखता हुए कहता है साफ़ करो इन्हें। विंग जाकर उन चावलों को साफ़ करके लेके आता है। फिर वांग जी कहता है इन्हें गर्म पानी में डाल दो। गर्म पानी जो वांग जी ने पहले से रखा हुआ था। फिर वांग जी कहता है रुको मैं डालता हूँ। वांग जी को याद आया कि पिछली बार जब वांग जी ने विंग को चावल डालने के लिए कहा था तो विंग ने भाई साहब ने अपना हाथ ही जला लिया था। तो वांग जी खुद जा करके उन चावलों को पानी में डालता है ताकि वो बॉयल हो जाए और उनके खाने की तैयारी हो जाए कंप्लीट। जब उनका खाना तैयार हो जाता है तो वो खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी हमारे महान अनुभव इन दोनों के कबाब में हड्डी बनने के लिए तैयार ऑलवेज लाल सजन प्रकट हो जाते हैं, जो वहाँ आते हैं और बाहर दरवाजे से कहते हैं वाह क्या खुशबू आ रही है आज़ान, तुम तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खाने लगे हो। अब तुम्हारे पिछले बार की तरह बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं खाते तुम। जब सजन वहाँ आता है तो वो देखता है कई तरीके के खाने, मतलब लगभग 4 तरीके के खाने वहाँ बना कर रखे हुए थे। वांग जी ने तो जो है ना अंडे भी उबाल कर रखे थे, साथ ही उसने कुछ मछलियाँ बनाई हुई थी और कई तरीके के 2-3 फूड और वेजिटेबल्स, राइस और एक साइड में सूप, ये सब उसने रखा हुआ था और हर्बल टी, ये सब तो था। सचिन वहीं बैठ जाता और कहता है वाह 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 क्या सही टाइम पे आऊँ मैं, मुझे खाने को मिलेगा। वांग जी सचिन को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। विंग सचिन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है आपका स्वाद स्वाद सचिन कहता है स्वागत स्वागत। वो खाते खाते वो कहता है, विंग कहता है हाँ आपका स्वागत है। वांग जी जो बात नहीं करता, सचैन था जिसने विंग को बोलना सिखाया, इसलिए ना विंग सचैन से ही बोल रहा था कि आपका स्वागत है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सचैन आया था ना तो उसने विंग को ये बोलना सिखाया था जब कोई घर पे आता है ना तो उसका स्वागत करने के लिए हम ये बोलते हैं, उसे वेलकम करने के लिए। जब उनका खाना हो जाता है तो विंग उन सारे बाउल्स को लेकर चला जाता है धुलने के लिए। वांग जी उन बॉल्स को खुद धुलाने के लिए जा रहा था क्योंकि डेली वो यही करते हैं। विंग और वांग जी साथ में एक साथ उन डिशेस को वॉश करते हैं जो उनमें वो खाना खाते हैं। सचैन वांग जी को रोक कर कहता है आसान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आशियन तुम जाओ। विंग वहाँ से चला जाता है। आशियन सचैन ने विंग को एक निकनेम दिया है क्योंकि जैसे वो वांग जी को आजान कह के बुलाते हैं वैसे ही विंग को वो आशियन कह के बुलाते हैं। अभी सचैन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, गांव के सब लोग बोल रहे हैं तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ना अभी कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा सुनने में आया है कि महाराज एक योजना निकालने वाले हैं जिसमें जो लोगों ने शादी नहीं की है उन सब लोगों को मार डाला जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी।
वांग जी कहता है सचिन कहता है तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? क्या मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं? पर याद रखना, अगर तुमने शादी की तो तुम्हारी वाइफ जो भी होगी वो विंग को बहुत टॉर्चर करेगी। विंग तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो चुकी है, कितनी बेहतर बन चुकी है। तुम पहले से और भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीने लगे हो अब। देखो पहले तुम किस घर में रहते थे और अब तुम्हारा घर, वेशभूषा, रहन सहन का तरीका सब कुछ बदल चुका है। अगर तुमने शादी की ना तो देखो उसकी ज़िंदगी पर निस्तो नाबूद हो जाएगी, बद से बदतर बन सकती है। और वैसे भी तुम बिल्कुल उसका किसी वाइफ की तरह ख्याल रखते हो, जैसे कि वही तुम्हारी वाइफ हो। वांग जी इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुनता है और सचिन बस उनसे बात करके चला जाता है। वांग जी के मन में एक बात गूंज रही थी, तुम उसका वाइफ की तरह ख्याल रखते हो, तुम उसका वाइफ की तरह ख्याल रखते हो। आसान, तुम उसका वाइफ की तरह ख्याल रखते हो। वांग जी के दिमाग में ये वाइफ की तरह ख्याल रखते हो कुछ लंबे टाइम तक चलता रहा। एंड वांग जी इसके बाद विंग के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वांग जी विंग को देखता है जो कि अपने घर, अपना जो वांग जी और विंग का घर था उसके कमरे में बैठा बैठा पोंछा लगा रहा था। वांग जी वहाँ पहुँच कहता है विंग। विंग कहता है हाँ, यहाँ से हटो। विंग कहता है क्या हुआ? तो मेरा ही काम है ना, मैं ही करूँगा। क्या हुआ आपको मालिक? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है गगा। विंग कहता है हाँ, तुम मुझे गगा बुलाया करो। विंग कहता है गगा ठीक है, मैं आपको अब से गगा बुलाया करूँगा। विंग को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे मालिक नहीं बुलाना पड़ेगा वांग जी को, वो गगा कह के बुलाएगा। ये सोच कर ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को वहाँ से हटाता है एंड उस दिन वो कुछ ऐसे सर्वेंट को रख लेता है अपने घर में काम करने के लिए। उसने 2 सर्वेंट को रखा था, एक जो पूरे घर की सफाई करता था, दूसरा जो उनकी मुर्गी वगैरह की देखभाल करता था। खाने का काम वांग जी ने अपने सर पे ले रखा था और वो विंग को सिखाता था खाना बनाना भी। यहाँ से हम अब देखते हैं 1.5 साल बाद का समय। 6 महीने पहले बीत चुके थे और 1.5 साल अब। विंग अब 18 साल का हो चुका है और विंग काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हो चुका है अब। हाँ, वो वांग जी से ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है। वांग जी जिसका सीना चौड़ा और कंधे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, विंग के साथ ऐसा नहीं है। वांग जी अब पूरे 30 साल का हो चुका है, मतलब 28 साल का हो चुका है। पहले वो 26 साल का था और विंग जो 18 साल का हो चुका है। विंग की जो हाइट थी वो अचानक से बढ़ गई थी। वांग जी के कान तक आता है विंग और विंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। विंग जो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हम देखते हैं एक सुबह जब वांग जी अपनी नींद से सोकर उठता है, उठकर वो सबसे पहले विंग को जाके चेक करता है। ये उसकी आदत बन चुकी है क्योंकि विंग हमेशा कोई ना कोई उटपटांग काम करता ही रहता है, इसलिए उसे विंग पे नज़र रखनी होती है। जब वांग जी विंग को जाके देखता है तो विंग वहाँ नहीं था। ये देखकर ही वांग जी सोचता है विंग वी विंग को 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब विंग नहीं आता तो वांग जी सीधा बाहर निकलता है और अपने घर की छत को देखता है और एज एक्सपेक्टेड विंग जो उनकी छत पर सो रहा था। वांग जी उस पर चिल्लाता है विंग जो अचानक से उठ के बोलता है क्या हुआ? भूकंप आ गया। गगा, ये तुम हो, आपने मुझे डरा दिया था, भी मैं गिर जाता तो। वांग जी विंग की तरफ बढ़कर कहता है नीचे उतरो। विंग थोड़ा जंप करता है और नीचे उतर कर कहता है उतर क्या हुक्म है मेरे सरकार? वांग जी कहता है ऐसी हरकतें करना बंद कब करोगे तुम? विंग कहता है बहुत जल्द कर दूंगा मैं अपनी हरकतें बंद करना। मैं क्या करूं, मुझे नींद में चलने की आदत पड़ गई है। मैं कमरे में सोता हूं और अचानक से ऊपर पहुंच जाता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता। वैसे ये तो सच है कि विंग को पता नहीं चलता और वो अपनी नींद में चलता है। अक्सर इस वजह से वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथ से एक रस्सी से बांध कर सोया करता है, पर कल वो रेप करना भूल गया था, इसलिए विंग छत पे जाके सो गया। अभी हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। जब वांग जी नहाने गया था तब तक विंग
जो नहा भी चुका था और वांग जी के लिए उसने खाना भी बना दिया था। अब विंग की कुकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। वांग जी के लिए उसने बॉइल्ड वेजिटेबल्स और राइस रखे थे और अपने लिए फ़िश वगैरह बना रखी थी। अपने लिए एग भी उसने बॉईल किए थे। विंग वांग जी के साथ अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर वांग जी के साथ ही निकल जाता है खेत पर। कुछ देर वहाँ पर वांग जी की हेल्प करने के बाद विंग वापस आता है, फिर खाना बनाता है और विंग के लिए लेके जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगा था क्योंकि विंग उसके लिए खाना लेकर भी आने लगा है। वांग जी और विंग साथ में अपने दोपहर का खाना खाते हैं एंड देन शाम के वक्त वांग जी घर पहुंचता है तो उसे फिर से खाना बना हुआ मिलता है। वांग जी बहुत थका हुआ था। विंग जाके वांग जी के हाथ से उसका सामान लेता है और कहता है, क्या हुआ है काका? तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा थकान दिखाई दे रही है, क्या आप थक गए हो? वांग जी कहता है विंग वांग जी के पैरों को साफ़ करने के लिए वांग जी को पहले बेड पे बिठाता है, उसके जूतों को, उसके सॉक्स को निकालता है, फिर एक बकेट में पानी लेके आता है और फिर वांग जी के पैरों को गर्म पानी में वो साफ़ करने लगता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, श्श, मुझे करने दो, अच्छा लगता है। विंग वांग जी के पैरों को साफ़ करने के बाद में वांग जी के बालों को खोल देता है क्योंकि वांग जी ने बन बना के जाता है। उसे खोलने के बाद वांग जी के बालों को वो नीचे कॉम कर देता है ताकि वांग जी को रिलैक्सेशन मिले। फिर वांग जी के अपर लेयर ऑफ रोप्स को निकाल कर वो हटा देता है एंड वांग जी को जो रात में कपड़े पहनने होते हैं, वांग जी को एक हल्के रोप्स वो ला के दे देता है। वांग जी उन रोप्स को पहन के आता है तो वांग जी के लिए विंग खाना लगा देता है। खाना खाते हुए विंग कहता है, और काका आज मैंने आपके लिए ये वाला खाना बनाया है, ये बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट करके बनाया है, न्यू डिश इन्वेंट की है और पूरे वेजिटेबल्स से बनती है, इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है और बाकी मिर्च मसाला भी मैंने कम ही डाला है। वांग जी कहता है विंग कहता है, आज पता है आपको वो हमारी नहीं है, सुई सुई। सुई से वांग जी के घोड़े का नाम है। वांग जी विंग को देखकर कहता है विंग कहता है, सुई सुई ने एक और अपने जैसे सुई सुई लिटिल सुई सुई को बर्थ दिया। मैं तो उसे देख के बहुत हैरान था। अब हमारे पास 50 घोड़े हो गए हैं। वांग जी अपना सर फिर से हाँ मिलाता है। विंग कहता है, और काका मैंने सुना है सचिन का आने वाले हैं कल, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझसे कहा कि सरपंच ने कहा है कि आपको मुझे लेकर गांव के सरपंच है उनके पास जाना होगा, वहाँ पर कोई सभा बैठी है। वांग जी अपना खाना रोक देता है, विंग की तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, हम साथ चलेंगे, तुम चिंता मत करो। विंग अपना सर हाँ में लाता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है। वांग जी की स्माइल को देखकर विंग कहता है, काका आप मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो। वांग जी फिर से मुस्कुरा देता है एंड विंग भी मुस्कुराते हुए अपना फूड फिनिश करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। वो इसलिए क्योंकि उसे ये दूसरी बार है जब गांव वालों ने सभा में बुलाया है। पहली बार वो गया नहीं था लेकिन आज उसे जाना पड़ेगा, सचिन ने जो बोला है इसलिए।